हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 80 यानी कार्यपत्रक संख्या 80 को। इस वर्कशीट में हम भूगोल का 5th चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव है उसको जारी रखेंगे, यानी कुछ और क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे, ये हमारी वर्कशीट नंबर 80 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 80 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल के 5वें पार्ट 5th चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव है उसको जारी रखने वाले हैं। दिनांक रहेगी 4 फरवरी 2021। हमारी इस वर्कशीट में टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए, जिसमें एक प्रश्न हमारा स्रोत आधारित भी रहेगा। पहला प्रश्न दिया गया, प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति होती है जो बिना किसी मानवीय सहायता के अपने आप उगती और बढ़ती है, यानी बिना किसी मानवीय सहायता के अपने आप उगने और बढ़ने वाली वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। जैसे सड़क के किनारे घास है वो प्राकृतिक वनस्पति है, या पर्वतीय इलाकों में जो पेड़ होते हैं तो वो प्राकृतिक वनस्पति है, या राजस्थान में हम कंटीली झाड़ियों की बात करते हैं तो वो भी प्राकृतिक वनस्पति है। यानी कि वो सभी वनस्पति, वो सभी पेड़ पौधे जो बिना किसी मानवीय सहायता के अपने आप उगते और बढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। ये 3 प्रकार की होती है, पेड़, घास तथा कंटीली झाड़ियां। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। तो रबड़ है, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए, टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव और उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो यहां पर रबड़ है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन का हिस्सा है। जैसे आपने तटीय भागों में रबड़ कहाँ पे पाए जाते हैं, मुख्य तौर पर जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है वहां पर पाए जाते हैं, और ये वो इलाका है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है इस इलाके में। तो ये वर्षावन का क्षेत्र है, तो वहां पर ही रबड़ है वो पाए जाते हैं। तो रबड़ का संबंध है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन से, जिनको हम सदाबहार वन भी कहते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया, तीसरा हमारा प्रश्न है, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में मुख्य अंतर क्या है। हालांकि अंतर नहीं, यहां पे पूछा जाना था कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत से आप क्या समझते हो। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में पौधों की उत्पत्ति से, यानी कि वनस्पति जगत लेंगे, जैसे अपने दिल्ली या आसपास नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो वो क्या है, वो वनस्पति जगत है। और प्राणी जगत का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में जो जानवरों की प्रजाति है उसको प्राणी जगत कहेंगे। जितने भी वन्य जीव पाए जाते हैं वो प्राणी जगत का हिस्सा होंगे। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। हमारा आंसर रहेगा गए उड़ीसा में। उड़ीसा में है ये। 2001 के आसपास काफी चर्चा में रहा था सिमलीपाल, क्योंकि एक साथ 1 महीने के अंदर वहां पर लगभग 30 से अधिक शेर थे वो मारे गए थे। 5वां प्रश्न रहेगा, भारत के किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। प्रतिशत की बात की जा रही है, अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, लेकिन यहां पूछा जा रहा है प्रतिशत। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, त्रिपुरा, उत्तराखंड, सिक्किम और मिजोरम। तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा घ, मिजोरम है, जहां पर 86% जो 86% जो भूभाग है वहां पर वन पाए जाते हैं। मिजोरम के बाद जो दूसरा स्थान आता है राज्यों में वो अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा छठा प्रश्न है वो स्रोत आधारित है। इस बार हम स्रोत को भी पढ़ने वाले हैं। इसमें दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। यहां पर इस अनुच्छेद में बात की गई है मरुस्थलीय जो वन पाए जाते हैं उनकी। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी कि जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर प्राकृतिक वनस्पति है वो कैसी पाई जाती है, मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, जिसको हम मरुस्थलीय या कांटेदार वन भी बोलते हैं। ओके, यहां पर प्राकृतिक वनस्पति में कांटेदार वन, पेड़ या फिर झाड़ियां पाई जाती है। ज्यादातर जो पेड़ होंगे उनके कांटे होंगे, झाड़ियां होंगी, इसी प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं यहां पर जहां वर्षा है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है। अब वो कांटे क्यों होते हैं इनके, इसका कारण यह है कि यहाँ की परिस्थितियां ही ऐसी होती है, क्योंकि बारिश कम है, पानी की कमी है, तो उसके साथ अनुकूलन करने के लिए, अनुकूलन होता है एडजस्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए यहाँ के जितने भी पेड़ होते हैं उनमें कांटे होते हैं। दूसरा ये कि अपने कांटेदार जो कांटे हैं उनसे या फिर छोटे पत्ते होते हैं उनके द्वारा ये वाष्पीकरण को रोकते हैं, ताकि कम पानी में भी ये सर्वाइव करके बच सके। तो जिन क्षेत्रों में 17 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जहां उन इलाकों में प्राकृतिक वनस्पति में कांटेदार पेड़ तथा झाड़ियां पाई जाती है।
इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी अगर भाग की बात करें, उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा है? जो हम राजस्थान की तरफ का भाग लेते हैं तो वो भाग है उत्तर पश्चिमी भाग कहलाएगा। ओके, जो राजस्थान की तरफ का जो भाग है उसको हम उत्तर पश्चिमी भाग करेंगे। तो ये जो इलाका है, ये इलाका क्या है? ये उत्तर पश्चिमी भाग है। तो इसमें इस प्रकार की वनस्पति है वो पाई जाती है, जैसे राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क इलाके वो शामिल है। तो मुख्य तौर पे ये राजस्थान में होती है। साथ ही साथ राजस्थान के साथ लगते जो पड़ोसी राज्य हैं उनके कुछ भागों में भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अकासिया, खजूर, नागफनी जिसको कैक्टस बोलते हैं, या फिर नीम का पेड़ है, या यहाँ पे खिजड़ी एक वृक्ष होता है, किक्कर, बबूल और जो बेर होता है, ये वृक्ष है यहाँ पर मुख्य तौर पर पाए जाते हैं इस इलाके में। इन वनों के वृक्ष जो बिखरे हुए होते हैं, हाइट अगर बात करें, लंबाई की बात करें तो वो काफ़ी कम होती है। इनकी जड़ें लंबी होती है ताकि वो कम पानी में भी सर्वाइव कर सके, और जल की तलाश में वो चारों तरफ फैली भी होती है। पत्तियां इनकी प्राय छोटी होती है जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो। शुष्क भागों में झाड़ियां और कंटीले पादप यानी कि कंटीले जो घास है वो पाए जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा अनुच्छेद। अब इस पर आधारित 4 प्रश्न रहेंगे जिनको हमें हल करना है, डिस्कस करना है। पहला जो प्रश्न दिया गया कि भारत में किन राज्यों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्धशुष्क इलाकों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। अगर आप ये लिखते हो कि राजस्थान और उसके साथ लगते पड़ोसी राज्यों के कुछ भागों में ये वनस्पति पाई जाती है तो भी आपका उत्तर है वो सही रहेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, मरुस्थलीय वनस्पति कितनी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो 17 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मरुस्थलीय वनस्पति है वो पाई जाती है, 17 सेंटीमीटर। अगर कहीं पर 50 सेंटीमीटर भी लिखा होता है तो वो भी सही होता है, यानी कि अति कम वर्षा वाले भागों में ये वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड है, 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट रहेगा, मरुस्थलीय वनस्पति की क्या क्या विशेषताएं होती है? मरुस्थलीय वनस्पति में जो पेड़ होते हैं वो छोटे होते हैं, यानी कि उनकी लंबाई कम होती है, लगभग 7 मीटर के आसपास होती है, और ये पेड़ बिखरे होते हैं। दूसरा, इनकी जड़ें लंबी होती है तथा पत्ते छोटे होते हैं। अधिकांश वनस्पति कांटेदार होती है। उसके बाद हमारा 4th पार्ट रहेगा 6th क्वेश्चन का, मरुस्थलीय वनस्पति में कांटे अधिक होने के क्या कारण है, ये हमें बताना है। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अनुकूलन मतलब एडजस्टमेंट के लिए और वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए मरुस्थलीय वनस्पति कांटेदार होती है। तो ये हमारा था 6th प्रश्न, जो 6th क्वेश्चन था स्रोत आधारित। अब हम 7th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 7th क्वेश्चन दिया गया, हमारे देश में मुख्यतः किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है? तो हमारे देश में मुख्यतः 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिनको हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कह सकते हैं। दूसरे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिनको हम पचड़ी वन भी कह सकते हैं क्योंकि ये पत्ते गिरा देते हैं जब शुष्क मौसम होता है उसमें। ओके, और सदाबहार वन है वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। हरे भरे का मतलब ये नहीं कि वो पत्ते नहीं गिराते, पत्ते वो गिराते हैं, लेकिन हर वृक्ष का पत्ते गिराने का समय वो अलग अलग होता है, इसलिए हमेशा वो हरे भरे दिखाई देते हैं। और पर्णपाती वन जो पत्ते एक साथ गिराते हैं शुष्क मौसम में। तीसरे, मरुस्थलीय वन जो मुख्य तौर पर राजस्थान में पाए जाते हैं। चौथे, मैंग्रोव वन जिनको दलदलीय वन भी बोलते हैं, जवारीय वन भी बोलते हैं, तटीय वन भी बोलते हैं। ये तटीय इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर इनकी जड़ें खारे पानी में डूबी रहती है। और 5वें हैं पर्वतीय वन जो पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ये 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। क्योंकि ये हमें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर का मेन थीम है, तो हम मैप वर्क में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती है हमारे देश में। तो हमारे देश का जो उत्तरी भाग है, पर्वतीय भाग है, यहाँ पर पाई जाती है पर्वतीय वनस्पति, यानी हिमालयी प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यहाँ पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। और ये जो डार्क ग्रीन शेड से दिखाए गए लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पश्चिमी तटीय मैदान और तटीय जो भाग है तमिलनाडु के, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा, पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये जो शेड है ये पूरा मध्य भारत का इलाका और दक्षिण भारत का आंतरिक जो भाग है इसमें पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन या पर्णपाती वन। ये मरुस्थलीय वनस्पति है जहाँ पर बारिश कम होती है। दक्कन का पठार है उसके आंतरिक भागों में बारिश कम होती है, और पश्चिमी भारत है वहाँ पर बारिश कम होती है, वहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद रह जाता है हमारा मैंग्रोव वन। तो ये जो डेल्टाई भाग है, ये इलाका आपको दिख रहा है,
यानी सुंदरवन डेल्टा, महानदी का डेल्टा, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है, तो इन भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब हम 8th क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा 8वां प्रश्न रहेगा, हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है? यानी हिमालय प्रदेश है हमारे उत्तर में चाप के आकार में। अब हिमालय प्रदेश की जो दक्षिणी ढलान है, ये वाली साइड, यहाँ पर वन ज़्यादा घने पाए जाते हैं, जबकि चाइना की साइड में वन है वो कम घने पाए जाते हैं। कारण बताना है, क्या कारण है? तो इसका पहला कारण है कि हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर वर्ष भर सूर्य तप की प्राप्ति होती है, यानी कि दक्षिणी ढलानें वहाँ पे पूरे वर्ष भर सूर्य की धूप है वो रहती है, जो कि पौधों को बढ़ने में मदद करती है। दूसरा, यहाँ पर तापमान भी अपेक्षाकृत उच्च बना रहता है। उच्च तापमान और धूप हो और बारिश हो तो पौधे हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं। तीसरा, दक्षिणी ढलानें यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। तो इन 3 कारणों के कारण हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति मिलती है। उसके बाद 9th क्वेश्चन रहेगा, वन मनुष्यों के लिए क्यों आवश्यक है? तो ये हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, यानी वनों के लाभ क्या है हमें बताना है। तो हम कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला, वन जल चक्र को बनाए रखते हैं और वर्षा लाने में सहायक है, पहला जो लाभ है हमें। दूसरा लाभ है, वन बाढ़ को रोकने में सहायक है। वनों की जो पेड़ों की जड़ें हैं वो मिट्टी को मजबूत, उसको पकड़ बनाए रखती है, इसलिए बाढ़ रोकने में भी सहायक होते हैं, विशेष तौर पर जहाँ अधिक वर्षा होती है। तीसरा जो लाभ है, वन वन्य जीवों के आवास है। अगर वन नहीं होंगे तो वन्य जीव भी नहीं होंगे, तो वन्य जीवों के आवास या घर हैं वन। वन मृदा अपरदन को रोकने में भी सहायक है, चाहे वो मरुस्थलीय इलाका हो या अधिक वर्षा वाला इलाका हो, तो वहां पर वन है वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। 5वां जो लाभ है, वनों से हमें महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां मिलती है। छठा लाभ है, वन आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं, जैसे कागज उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है, वो किस पर बेस्ड होते हैं? अपने कच्चे माल के लिए वो डिपेंड करते हैं वनों के ऊपर। वन प्रदूषण को कम करने में भी सहायक है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यानी कि हमारे जीवन का आधार भी है वन। तो ये था हमारा क्वेश्चन 9th। अब हम 10th क्वेश्चन की बात करेंगे। 10th जो क्वेश्चन दिया गया, पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए, असंतुलन के लिए मुख्य कारण क्या क्या है? यानी जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोलॉजी है, उसका बैलेंस बिगड़ गया। तो उसके क्या कारण है कि ये बैलेंस है वो बिगड़ गया? तो इसका पहला कारण है अति जनसंख्या। पिछले 200 वर्षों में और विशेष तौर पर लास्ट 200 ईयर से जनसंख्या में विस्फोट हुआ है, तेजी से जनसंख्या बढ़ी है। इसके कारण जो संसाधन है उनके पर दबाव बढ़ा है और पारिस्थितिक संतुलन है वो बिगड़ गया। दूसरा, औद्योगिक विकास के कारण, औद्योगिक क्रांति के बाद उद्योग लगने शुरू हो गए और उद्योगों के द्वारा बहुत सारा प्रदूषण होता है, इससे भी पारिस्थितिक जो संतुलन है वो बिगड़ गया। तीसरा, शहरीकरण भी तेजी से बढ़ा है और जहां शहरीकरण हुआ है वहां पर प्रदूषण भी बढ़ा है और प्रदूषण के कारण भी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो खराब हो गया। चौथा, वनों की अंधाधुंध कटाई की गई, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है तो हमें अधिक कृषि भूमि की आवश्यकता है, अधिक भोजन की आवश्यकता है। शहरों के विकास करने के लिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा गया, इसके कारण भी पर्यावरण में बदलाव आए हैं। 5वां है विकास कार्य, जैसे बांध का निर्माण है, सड़कों का निर्माण है, रेलवे का विकास है। इस प्रकार के कार्यों के कारण भी पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इसके लिए वे जो पेड़ हैं, वन हैं, उनको काटा गया है। उसके बाद 6th जो कारण है पारिस्थितिक असंतुलन का, वो है रसायनों का अधिक उपयोग। हम उद्योगों में, कृषि में रसायनों का अति उपयोग करें, इसके कारण भी पर्यावरण में असंतुलन पैदा हुआ है। 7वां है संसाधनों का अति दोहन कीजिए। संसाधनों का उपयोग करना गलत नहीं है, लेकिन जब हम ओवर यूज उनको करते हैं तो इससे असंतुलन पैदा होता है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण पारिस्थितिक या फिर पर्यावरणीय असंतुलन वो पैदा हुआ है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स वाले वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर ज्योग्राफी गुरु प्लेलिस्ट जो है, ज्योग्राफी गुरु स्पेशल की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाइए। जैसे आपको रिवीजन करते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो रिवीजन कैसे करें, या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लर्न नहीं होते तो उसको लर्न करने की सही टेक्निक क्या है, प्री बोर्ड या जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे उसकी तैयारी कैसे करें। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स जो आपके ही कमेंट के द्वारा मैंने उठाए हैं कि जिन बच्चों के इश्यूज़ थे और उन पर कुछ वीडियोज़ है वो पब्लिश किए, तो उनको ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।